नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जो है वो बढ़ी हुई है, तनाव दोनों तरफ है। भारत ने एक बार फिर कूटनीति आजमाते हुए पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। जहां पहले इंडस वाटर ट्रीटी के समझौते को उन्होंने सस्पेंड किया, अब व्यापार जो है उसे भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि पाकिस्तान से किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं होगा। क्या ये एक और मास्टर स्ट्रोक है, या फिर जैसे जैसे पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ उसके दिन गुजरते जा रहे हैं और लोगों में जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, और ये एक डिमांड क्या कि ये कह रहे हैं कि अब आर पार हो जाए। जिस तरह हम बॉर्डर में गए थे, लोग कह रहे थे कि अगर युद्ध होना है तो इस बार आर पार हो जाए। क्या ये युद्ध से पहले की एक कूटनीति है कि पाकिस्तान पहले घुटने के बल आ जाए क्योंकि अमेरिका की शरण में चला गया है, और फिर उसके बाद हम सैनिक कार्रवाई करेंगे? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, नमस्कार। दिनेश सर, जिन्होंने नमस्कार। कई ऐसे कन्फ्लिक्ट उसमें जोन में काम किया है, कारगिल पे भी रिपोर्टिंग की है, और भी जो यहाँ पर आतंकी हमले उस पर रिपोर्टिंग की है। तो क्या उस वक्त भी इस तरह के तनाव थे, इनसे हम बातचीत करेंगे। और नवीन नवाज जी हमारे साथ हैं, क्योंकि आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे अखबार, दैनिक जागरण के ये वरिष्ठ पत्रकार है, तो उसमें भारत पाकिस्तान को लेकर ये काफ़ी खबरें लिखते हैं। दिनेश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। कूटनीति एक बार फिर पाकिस्तान ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वही हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि भारत कहीं सैनिक कार्रवाई ना कर दे, लेकिन उससे पहले भारत जिस तरह से कूटनीति अपना रहा है और झटके पर झटका दे रहा है, ये जो ट्रेड पर पाबंदी लगाई है, ये कितना बड़ा झटका कहेंगे? ललित जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। नवीन जी और सुरेंद्र जी को मेरी तरफ से नमस्कार। जी, जैसे आपने नमस्कार। कहा कि अभी तो हालात एक तरह से वार हिस्टेरिया क्रिएट किया गया पूरी कंट्री में, लेकिन भारत सरकार का कोई भी सरकार हो, जिस भी देश में इस तरह के हालात होते हैं, पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सारे काम किए जाते हैं। उसके बाद अगर वार लास्ट ऑप्शन होता है। अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो काम किए गए वो काम नहीं करें तो फिर वार की जाती है। अगर हम 1971 की बात करें, तब श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी वैसे ही कदम उठाए थे जो इस समय नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे। क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये काम 22 अप्रैल को ही शुरू हो गए थे। 22 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री वापस आए थे यूएई से, तो अपना दौरा कट शॉट करके, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड किया था। उसी दिन ये क्लियर इंडिकेशन हो गया था कि अब ये सारा जो है, जो मसला है, ये डिप्लोमेटिक स्तर पर, मतलब डिप्लोमेटिक स्तर पर इसको डील किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन रहता है तो वार भी की जाएगी। तो अभी तक मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपने खुद ही कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आज जो फैसला किया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत के साथ ट्रेड करके ही सर्वाइव कर रही है, चाहे वो थ्रू दुबई हो रहा है या थ्रू किसी और कंट्री हो रहा है। तो लेकिन अब भारत सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया, तो शायद पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी कुछ दिन देखना पड़ेगा कि ये डिप्लोमेटिक जो जितने स्टेप भारत सरकार ने उठाए हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कितना होता है, पाकिस्तान के सोशल सिस्टम पे कितना होता है। आप देख रहे हैं ललित जी कि जब से भारत ने ये कहा है कि हम सस्पेंड करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को, तो सिंध में एक तरह से विद्रोह शुरू हो गया। सिंध के लोगों को लगता है कि वैसे भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है, पाकिस्तानी पंजाब के जो लोग हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सिंध में पानी नहीं पहुंच रहा था। अब उनको लगता है कि पानी बिल्कुल सिंध में नहीं पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बलोचिस्तान के हालात से आप सब वाकिफ हैं। अब सिंध में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, खैबर पख्तून में भी वैसा शुरू हो गया। तो नहीं भारत तो ये क्या चाहता है कि क्या समझा जाए, इस कूटनीति से वहां पर गृह युद्ध भी छिड़ सकता है? पाकिस्तान ऑलरेडी गृह युद्ध के कगार पे है। बलूचिस्तान में आप हालात देख रहे हैं कैसे हैं, सिंध में भी अब ऐसा ऐसा रिवोल्ट शुरू है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले 2 दिन से गिलगित बाल्टिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, भारत सरकार इसका डेफिनेटली फायदा लेगी। और उसके बाद भारत सरकार देखेगी, अगर लास्ट ऑप्शन वार रहता है, जहाँ कोई स्ट्राइक रहती है, तो उसके बाद भारत की सरकार कुछ करेगी। ठीक है सुरेंद्र सर, जितने मतलब 99 के बाद जितने भी आतंकी, 99 कारगिल वार के बाद जितने भी यहाँ पर आतंकी हमले हुए, आपने उन्हें देखा हुआ, उन्हें कवर भी किया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे ख्याल में उस दौरान शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ पे निजी चैनल जो थे वहाँ पर अगर हम बात हो तो आपने रिपोर्टिंग।
क्या उस समय भी इतना आक्रोश था जितना आज है? आज तो जनता ये कह रही है आर पार की लड़ाई हो जाए एक ही बार। वो डोगरी में कहते हैं स्यापा खत्म हो है। बॉर्डर पे मैं गया था, वो कह रहे थे कि भाई साहब ये नहीं चाहिए कि 2 गोले फेंके 3 गोले फेंके फिर हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा और फिर दोबारा से शांति थोड़ा सा नॉर्मल होंगे और हम वापस आ जाएंगे। क्या आपने इससे पहले इतना आक्रोश देखा? पुलवामा हुआ, उसमें भी जनता ने जो दिखाया, लेकिन उस तरह का वो नहीं हुआ कि आर पार ही हो जाए। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अलग बात है। इस कूटनीति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ललित जी, जिस तरह से आपने शुरुआत में भी कहा, पहले सीज फायर वायलेशन होते थे, बॉर्डर से लोगों को पलायन करना पड़ता था बार बार। तो जो बॉर्डर से पलायन करने वाले लोग थे वो तो सफ़र करते ही थे, और कुछ हद तक जो है वो देश की जनता उसके साथ जुड़ती थी कि भाई फायरिंग होती है, लोग जो है वो सफ़र करते हैं, लोगों को दरबदर होना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसके साथ पूरा भारत और पूरे देश की जनता अपने आप को नहीं जोड़ती थी। पुलवामा हमला और पहलगाम हमला, ये दो ऐसे हमले हैं जिसके बाद देश की जनता ने पूरी तरह से अपने आप को कनेक्ट किया है इसके साथ, और ये कहा है कि भाई अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसका बदला लिया जाए, हर हाल में लिया जाए, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए, सिखाई जाए, और उसको वो सबक सिखाया जाए कि भारत के खिलाफ इस तरह से जो आतंकी हमले हैं, चाहे उसमें 26/11 का भी आप जोड़ लीजिए, मुंबई हमला जैसे हुआ, पहलगाम का हुआ, पुलवामा का हुआ, तो मुझे लगता है ये इस दौरान देश की जनता ने ये माना है कि ये हमारी अस्मिता के ऊपर अटैक है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये हमला पहलगाम पर हमला नहीं है, ये यात्रियों पर हमला नहीं है, सैलानियों पर नहीं है, ये भारत की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है। और उसी के तहत देश की जनता ये महसूस कर रही है कि हर एक देशवासी की अंतरात्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर ये हमला हुआ है, इसलिए अब इन हमलों को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाजपेयी जी के समय में आपने देखा कि सेनाएं जो है वो काफ़ी समय तक बॉर्डर में रही, और तब भी मुझे लगता है लोगों में इतना गुस्सा, इतना मलाल नहीं हुआ कि भाई इतने समय तक हमने, हमारी देश की सेनाओं ने बॉर्डर पर जो है वो स्टे किया, लेकिन जंग नहीं हुई। लेकिन आज लोगों में आप देखिए, लोगों का जो सेंटीमेंट है, लोगों के जो इमोशंस है, लोगों में जो गुस्सा है, रोष है, उबाल है, आक्रोश है, वो ये कह रहा है भाई अब ये खत्म होना चाहिए। और ये पर ये जो बिल्कुल लोग तो ये आपने कह जो रहे कहा कि स्यापा खत्म होना चाहिए। लोग तो ये कह रहे हैं कि 99 वाली भी जंग नहीं चाहिए, अब सीधा चढ़ाई कर दीजिए, वहां पर जाइए, सीधा पाकिस्तान के अंदर घुसिए, जो 71 में हुआ था वैसे ही को चाहिए, और अपने जितने भी इलाके हैं वो वापस चाहिए। देखिए इमोशनली जो है वो ये तो देश की जनता कह रही है कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन जिस तरह से अभी दिनेश जी भी बात कर रहे थे, आज का समय जो है वो मुझे लगता है कि सीधी वार का है भी नहीं। आज बदल गया, जंग जंग तरीका जो है बदल वो गया। बहुत तरीके से लड़ी जाती है। जिस तरह से आप देखिए कि हम टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म की भी बहुत सारी डायमेंशंस है। नार्को टेररिज्म है जिसके ज़रिए देश की युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है। तो फेक करेंसी का जो है वो भी एक टेररिज्म का पार्ट है। इसी तरह से मुझे लगता है कि जंग भी, अब सीधी जंग का जो दौर है वो ख़त्म हो गया है। आपको अपने दुश्मन को मारना है तो उसके सारे ज़राए जो है वो आपको ख़त्म करने होंगे। जिस तरह से जो सिंधु जल समझौता है वो बंद किया गया, ट्रेड बंद किया गया। पाकिस्तान में अब इतना अंतर्कलह इतनी बढ़ेगी, अंतर्द्वंद इतना बढ़ेगा कि पाकिस्तान की जनता ही खुद पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाए, खड़ा हो, तो वो प्रेशर पाकिस्तान के लिए झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक। तो उस तरह से हालात जो है वो मुझे लगता है डिप्लोमेटिकली जो है वो देश की सरकार, भारत सरकार कदम उठा रही है कि पाकिस्तान को अपने अंदर का दबाव झेलना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी है डिप्लोमेटिकली। ठीक ठीक। नवीन जी, मैं आपकी खबरें पढ़ता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस पर, जिस तरह से खासकर अभी जो दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है कि हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो दिनेश सर ने कहा या सुरेंद्र जी ने कहा कि पहले कूटनीति अपनाई जाएगी और फिर बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस फैसले से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तोड़ने, मतलब कि ख़त्म करने की एक कह सकते हैं कि हमारा ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो आर्थिक तौर पर भी इतना, खैर इतना वो मजबूत भी नहीं है, लेकिन और ज़्यादा उससे पहले आर्थिक तौर पर ही ख़त्म किया जाए, फिर बाद में देखेंगे। जी ने और सुरेंद्र जी ने जो कहा, आपको पता ध्यान से सुनिए। जो है 20 आपको कालचक्र मैसेकर याद होगा जो जम्मू के निकट हुआ था। उस समय भी हमारी जो फौजें थी वो 8 से 9 महीने तक बॉर्डर पे रही, जंग नहीं हुई। आज फिर जंग का माहौल है और जंग कौन लोग चाहते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दिनेश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही
कि भाई जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इससे भारत सरकार जो चाहती है वो पाकिस्तान के अंदर वो जो लोगों को है वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन आम आदमी जो है, उसको वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो एक तरह से पूरी दुनिया में हम कहेंगे ग्लोबल टेररिज्म को सपोर्ट करती है, उसके खिलाफ खड़ी। और भारत ने जो जिस तरह से ट्रेड को रोका, भारत का ट्रेड को उससे रोकने का सीधा इम्पैक्ट किस पे आएगा? आम पाकिस्तानी पे आएगा। हिंदुस्तान के पे तो आएगा ही आएगा जो है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को। अगर आपने 2-4 साल पहले का अगर देखा होगा तो पाकिस्तान में टमाटर का और प्याज़ का वहाँ बड़ा क्राइसिस रहा। अभी 2 से आप 4 महीने पीछे चले जाइए तो आपको हमारा जो पीओजेके है, वहाँ पे लोग आटे और चावल के लिए सड़कों पे। अब ये देखें कि जब उसका ट्रेड हिंदुस्तान से रुकेगा, तो नियरेस्ट कंट्री कौन-सी है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का एक वहाँ बड़ा मार्केट है। हिंदुस्तान का वहाँ जो प्रोडक्ट जाता है वो सस्ता जाता है। तो जब वो वहाँ वो सामान नहीं होगा, वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ नहीं लोगों को मिलेगी तो वो कहाँ एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी होंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट पे जब प्रेशर पड़ेगा, तो वो बॉर्डर पे लड़ने के बजाय पहले वो देखेगी कि मैं इसको इंटरनली कैसे कंट्रोल करूँ। बॉर्डर पे तो तभी लड़ेगी ना जब उसके इंटरनल उसके हालात ठीक हों। तो इसलिए आप ये कहें कि दूसरा इन्होंने वो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो लिया है, भारत 2 बार उसको चेतावनी दे चुका था उसके लिए कि भई इसको रिव्यू करें। तो खैर वो तो हमारे पास मौका है। अब पानी आपने रोक दिया उनका, आपका मंगला डैम जो है आपका पीओजेके में जो उन्होंने बनाया हुआ है, उसका स्टोरेज थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। निचले इलाकों में जो है पानी है नहीं उनके पास। तो उनके पास आप कहेंगे कि उनकी जो कल्टीवेशन है, उनकी जो एग्रो इकोनॉमी है, वो सफ़र करेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये पाकिस्तान को जंग के लिए नहीं, सरेंडर करने के लिए रहेंगी। तो इसका तो क्या अल्टीमेट पाकिस्तान मेंटल को उसको इतना नुकसान है। मजबूर किया जाएगा कि वो भारत के सामने घुटने टेकेगा और कहेगा कि हाँ भाई हमें बख्श दो, हम आगे से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कई नेता ये कबूल कर चुके हैं कि हम अमेरिका के बहकावे में या यूके के बहकावे में हमने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हमने आतंकियों को पाला। जिस देखिए तरह से इसको अभी घुटने टेकना नवीन जी देखो, ने जो मैं ये कहूँगा आप जैसे कहते हैं ना उसको घुटने टेकने के लिए, हाँ, उसको सुधरने के लिए कहा जाए। कि वो उन चीज़ों को जो उसकी फॉलीज़ हैं, जो उसकी पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया। तो लगेगा, अब देखिए, लगता है आपको वो इसको एक चीज़ सुधरेगा? ये समझाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो रहा है कि आपके लिए वो देखो पाकिस्तान का जो बच्चा भी है, जब पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट है, वो हिंदुस्तान को हमेशा एक हॉस्टाइल कंट्री मानती है अपने लिए। और हम उसको ये समझाते आए हैं कि भई हम तुम्हारे लिए हॉस्टाइल नहीं, हम तुम्हारे दोस्त। ठीक है, सुरेंद्र तो जी आप कुछ कह रहे थे। उसको चाहिए कि वो हिंदुस्तान को ये जो स्टेप जो उठाए हैं मोदी ने कहीं ना प्रेजेंट रजीम ने, ये उसको पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट करने की मजबूर करेंगे। नो, यू हैव टू फॉलो हिम। देखिए जिस तरह से अभी नवीन जी आप कह रहे थे ना सिंधु जल समझौते का, तो मैं एक स्टडी भी पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि जो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सोर्स है आम आदमी का वो एग्रीकल्चर है, और करीब करीब 80% जो डिपेंडेंस है वो इसके ऊपर है। इंडस वाटर टीटी जो अब तक जो पानी भारत के दरियाओं का जो है जाता रहा है, तो 80% एग्रीकल्चर डिपेंडेंस जो वो इसके ऊपर है। अभी आप देखिए जिस तरह से गेहूं की कटाई हो रही है, उसके बाद जो है वो धान की बुआई का काम चलता है। तो जब पानी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि त्राही त्राही होगी। तो वो एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक, जिस तरह से ललित जी आप कह रहे थे कि जब मैं वही वाली बात पाकिस्तान मैंने के तभी शुरू ऐसे में कहा हालात क्रिएट किए जाएं जिसके तहत वहाँ की आवाम इतनी बेबस हो जाए, और वो बेबसी का जो दबाव है वो पाकिस्तान के सिस्टम सरकार के ऊपर जो है वो जाएगा। तो ये तो उस बात लिहाज मैंने कही, दिल्ली जी ने भी शुरू में यही बात कही कि हिंदुस्तान का इस समय जोर है कि वहां के लोगों को वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा किया। ठीक है दिनेश सर, अमेरिका की शरण में जाना या फिर कुछ मुस्लिम राष्ट्र की शरण में जाना, ये क्या बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि भारत जो है वो थोड़ी सी नरमी दिखाए, जो तनातनी है वो कम हो और बातचीत से ये सुलझ जाए, ये तनाव कम हो, क्योंकि जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है और ख़ासकर वो आतंकियों ने जिन्होंने धर्म मतलब हिंदुओं को टारगेट करके, तो वो तो समझ में आ रहा है उसे कि हमने गलती तो कर दी है, लेकिन इन देशों के पास जाने का उसका मकसद क्या है कि भारत को समझाएंगे ये देश। माफ कीजिए। देखिए ललित ललित जी, देखिए जैसे सुरेंद्र जी भी बात कर रहे हैं, नवीन जी भी बात कर रहे हैं, जैसे कालूचक में मैसेकर हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुआ, जहाँ उसके बाद करगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस समय भारत की स्थिति और थी, आज भारत की स्थिति और है। आज भारत दुनिया की 4-5 जो बड़ी इकोनॉमी है उसका पार्ट है। भारत इसमें बिगर प्लेयर है। भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है।
अब इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका की शरण में जा रहा है, लेकिन इस समय भारत के जितने मुस्लिम नेशन, तुर्की को छोड़ के बाकी सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भारत के साथ इस समय खड़े हैं। तो इसलिए मुस्लिम वर्ल्ड भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, अमेरिका तो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा, और बाकी जो चाइना को छोड़ के, चाइना भी न्यूट्रल रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि चाइना सीधा कन्फ्लिक्ट में आएगा भारत के साथ। तो वो भारत नहीं है जो 1990 में था या 2001 में था जब पार्लियामेंट पे अटैक होता। आज 2025 का भारत, आज भारत बड़ी एक शक्ति बन के पूरे वर्ल्ड में इमर्ज किया है भारत। इससे ये अमेरिका ना भारत पे प्रेशर डाल सकता है। ये ठीक है कि कोई भी कंट्री नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट हो या वार हो, लेकिन इस समय एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, नवीन जी भी कर रहे हैं, सुरेंद्र जी भी कर रहे हैं, कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहा है सिविल गवर्नमेंट और आर्मी को लेकर। जी सिविल गवर्नमेंट चाहती है कि भारत के साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट ना लिया जाए, लेकिन आर्मी जो अपनी क्रेडिबिलिटी पूरे पाकिस्तान में खो चुकी है, आर्मी चाहती है कि हम भारत के साथ कोई ऐसा पंगा लें, कोई कन्फ्लिक्ट करें, ताकि हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में रिस्टोर हो। आपने देखा होगा जब इमरान खान को अरेस्ट किया था तो किस तरह के पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर लोगों ने हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी का पाकिस्तान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो पाकिस्तान की आर्मी, खासतौर पर इस समय जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट, मतलब कोई पंगा ऐसा कर सकते हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट में पड़ेगा। लेकिन इसलिए पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो डरी हुई है, वो वर्चुअली चाहती है कि भारत के साथ बातचीत से समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने, जिस तरह से खबरें आ रही है, पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से हाईजैक कर लिया और सारे डिसीजन पाकिस्तानी आर्मी ले रही है। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी ऐसे डिसीजन लेगी तो फिर ये बातचीत या बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोई काम नहीं मैं चलने वाला। इसी पर आ रहा था कि अगर सब कुछ आर्मी ने तय करना है तो फिर बातचीत किससे करनी है? अगर कल को, ठीक है, भारत भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन एक जनता का भी आक्रोश, हालांकि इमोशन से देश नहीं चलता, लेकिन कई फैसले जो है सरकार बताती भी नहीं है कि हमने क्या लेना, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन अगर ठीक है, बातचीत से भी कुछ समस्या का हल निकलेगा तो किससे बात होगी फिर? बात देखें वही है ऐसा, ना हाँ नवीन जी दिनेश आप जी, बोलिए। नहीं नहीं, नवीन जी बोलिए, बोलिए, कोई चक्कर नहीं, बोलिए। देखें ऐसा है कि अगर आप पिछले 70 साल से अगर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सोशो जो भी उसके डायनामिक्स हैं, अगर आप उनको चेक करें, तो पाकिस्तान आर्मी के बिना वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट वो है वहाँ सुनने की, वो आए। कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आपको जब भी बात करनी है हिंदुस्तान को जब भी बात करनी ही है, वो उसको वहाँ पाकिस्तान की जो आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट है और पाकिस्तान का जो वहाँ का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम कहेंगे जिसको पाकिस्तान आर्मी की पूरी बैकिंग होगी, उसी के साथ आप डील कर पाएंगे। आप उस आर्मी से डील करेंगे जिसको पाकिस्तान आर्मी की बैकिंग नहीं नहीं होगी। नहीं, उस वो डील हमने थोड़ा ना करना है, वो भारत ने थोड़ा ना करना है, वो तो पाकिस्तान बताएगा ना कि हाँ जी, हम अपना मैं उसी नुमाइंदा। बात की देखिए बात में आप बात वही उसी हाँ, बात में मैं आ रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशन ठीक हो, तो पाकिस्तान की आर्मी को आप उसके आप वही ना पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हो, पाकिस्तान आर्मी की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप कहोगे कि मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट से डील कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान आर्मी के बिना हिल नहीं सकती। देखो दिनेश जी ने भी बात कही कि उसकी जो सिविल लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन एक है वो एक पाकिस्तान चीज के साथ यहाँ ना नवीन जी, एक चीज जो एक है मिनट। हाँ जी वो सुरेंद्र जी, थोड़ा सा मुझे लगता है हर उसको भी हमें समझना पड़ेगा एक मिनट कि नवीन जी। हाँ, पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसने तो हमेशा ये कोशिश की है कि भारत सरकार जो है वो डायरेक्ट हमारे साथ बात करे, लेकिन भारत का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कभी भी ना तो उसको फेवर करना है ना उसको अलाउ करना है कि वो पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगा। तो वो एक अलग अलग सी रिकॉग्निशन हो जाती है फिर पाकिस्तान की नहीं, आर्मी हम उसको एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। देखो आप फिर बात करें। अगर आप मुशर्रफ इरा को अगर आप मुशर्रफ इरा को आप उसको स्टडी करें, मुशर्रफ इरा को कर लें। देखिए कि जब तक पाकिस्तान नहीं, में तब तो जो वहाँ की जनरल मुशर्रफ दो वो तो जब गवर्नमेंट प्रेसिडेंट तख्ता बने तो तख्ता तभी नहीं नहीं, तभी तख्ता उनसे, तख्ता पलट दिया था ना उन्होंने, हाँ, उन्होंने तो तख्ता तो पलट दिया। तख्ता पलटा, दिनेश प्रेसिडेंटशिप सर जो एक है और वो। चीज मैं आपसे समझना, पाकिस्तान में एक मिनट, आपको हमेशा पाकिस्तान दिनेश सर, एक वहाँ की पाकिस्तान का गवर्नमेंट को कौन चला रहा है? देखिए ठीक ललित है, जी, जो पाकिस्तान जो नवीन जी, जो आपका जो आपका सवाल था कि बात होगी किससे, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखिए कि अलग अलग पावर सेंटर्स है, आर्मी का देखिए अलग पावर सेंटर है, पाकिस्तान में एक आईएसआई पावर कठमुल्लाओं का अलग सेंटर पावर सेंटर है, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, चुनी हुई सो कॉल्ड सरकार वो आती है, वो फैसले नहीं ले पाती, वो फैसले अगर लेते भी है तो वो बैक फायर करना पड़ता है उनको, क्योंकि आर्मी और आईएसआई उनको पॉलिटिकल डिसीजंस पे जो है वो आगे नहीं बढ़ने देती।
तो इसलिए ये भारत के लिए हमेशा से मुझे लगता है परेशानी रही है कि हम बिल्कुल, बात करें बात लेकिन किससे करेंगे किससे। दिनेश सर, अगर पाकिस्तान की राजनीति को और पाकिस्तान की सेना को समझा जाए तो ये तो 1900 जब मतलब हमने जहाँ से, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, 50 उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन 71 में देख लीजिए, भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया जनरल जवाल हक ने। उसके बाद आप देखिए मुशर्रफ साहब ने तख्ता पलट कर दिया था नवाज शरीफ का। अब फिर से इमरान खान को जैसे ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बोले, उनको जेल में डाल दिया, भले ही यहाँ पर वहाँ पर चुनाव हुए होंगे। तो क्या पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क है कि उससे बात की जा सके, या जिस तरह से नवीन जी ने कहा कि उसके घुटने के बल नहीं उसे गिराना है, उसको सुधारना है, उसमें सुधरना चाहिए, तो क्या वो सुधरेगा जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है जिस कंट्री में? सबसे बड़ी बात यह कि देखिए ललित जी, अनफॉर्चुनेट पार्ट यह कि हिंदुस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, अगर श्रीलंका को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, बाकी सारे पड़ोसियों में कभी डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है ये स्ट्रेंथन हुए नहीं। तो भैया बांग्लादेश, हमारी बिल्कुल बात, बिल्कुल। हम हमारे बाकियों के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात रही कि पाकिस्तान ने कभी भी लोकतंत्र स्थापित मतलब संगठित नहीं हो पाया, स्ट्रेंथन नहीं हो पाया। और इसी कारण वहाँ ऐसी कोई सरकार बनी नहीं जिसके पास इतनी पावर हो कि वो भारत से बात कर सके। जैसे नवीन जी कह रहे हैं, नवीन जी भी बात ठीक कह रहे हैं कि किससे मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो किसी सरकार को चलने नहीं देती है, अपने अपने पपेट बनाना चाहती है। जब इमरान खान ने आंखें दिखाना शुरू की तो आर्मी ने इमरान खान के खिलाफ शुरू हो गई। अब जो प्रधानमंत्री है वो सामने एक, कहा क्या कहूँ उनके बारे में, तो जोकर टाइप प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के इस समय, वो क्या आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक एनार्की है। पाकिस्तान एक ऐसे क्रूशियल टाइम से गुजरा है। 4-5-6 सालों में पाकिस्तान का सब कुछ क्लियर होगा, जब पाकिस्तान के 3-4 तो क्या टुकड़े इसी होंगे। इसी तो क्या इसी वजह से वो अमेरिका की शरण में गया है कि भाई साहब ये तनाव कम हो, भारत को समझाइए? नहीं, उसकी उसकी एक डायरेक्ट पेशकश तो आपने हाँ, देखा कर दी। हाँ। शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने बयान दिया भी हम जांच के लिए तैयार है। ये तो सॉफ्ट अप्रोच ही है कि भाई हम जो है वो ये नहीं चाहते जो हालात भारत जो है वो बना रहा है। तो वो एक इंडिकेशन तो दे दिया। दूसरा ये कि अब वर्ल्ड कंट्रीज को उसमें इन्वॉल्व करके, चाइना को या अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व करके, क्योंकि इस बार देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि इस बार देश की जनता का प्रेशर या दबाव इतना ज़्यादा है सरकार के ऊपर कि सरकार को भी पता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो कुछ ना कुछ क्या होगा, वो प्रधानमंत्री ने एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया कि भाई सेना को हमने बोल दिया है, सेना खुद जो डिसाइड करना करे, टारगेट डिसाइड करे, जो करना करे। वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था और बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट था। तो उस लिहाज से जो है वो इस वक्त देश की जनता का आक्रोश है और उसको मद्देनज़र रखते हुए देश की सरकार भी, आप देखिए कि लगातार 22 तारीख को जो है वो हमला हुआ, 23 तारीख को सीसीएस की बैठक हुई, बैक टू बैक तमाम जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। और बीते दिनों दो दिन पहले जो है सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उसकी भी बैठक हुई। और वो बैठक जो है वो हमने भी अपने इतने करियर में शायद और जो वो है भी बड़ा इक्का दुक्का बैठकें होती है, बड़ी, और उसको बहुत, सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और और कितने घंटे उसमें तक चली? उसमें वो चीज़ें डिस्कस होती हैं कि अगर जंग जैसे हालात हैं और भारत सरकार अगर वैसा फैसला लेती है तो पॉलिटिकल रिपरकशंस जो है वो क्या होंगी और इकोनॉमिक रिपरकशंस जो है वो क्या होंगी देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो क्या हो सकते हैं अगर जंग जैसे हालात होते हैं। ठीक। तो ये सारी इंडिकेशंस आ रही हैं कि भारत सरकार की तो तैयारी है। अब वो कुछ बड़ा होने वाला है, कब होगा वो एक जाहिर सी बात है कि लेकिन ये वो जो तो कोई नहीं पाबंदी लगा जानता। रहे इसके जरिए इशारा कर दिया। हाँ, दिनेश सर, मैं आप ही के पास आ रहा था मैं। जी, नहीं एक मिनट, मैं एक नवीन जी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि नवीन जी ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। कि नवीन जी, जो इस तरह से क्रैकडाउन कश्मीर वैली में हो रहा है, क्या पहले कभी हुआ है? क्योंकि नवीन जी कवर कर कश्मीर घूमे हैं, इनको सारा पता है। लेकिन ऐसा है कि बात बड़ी, क्या कश्मीरियों ने कभी किसी मसैकर का सपोर्ट किया है? नेवर। आप पीछे चले जाएंगे, जब 36 मसैकर 36 का मसैकर हुआ तो हुर्रियत ने कहा कि हम इसको कंडेम करते हैं। एवरीबॉडी कंडेम। हाँ, आज लोग सड़कों पे आए हैं। आज लोग सड़कों पे आए हैं। आपने थोड़े दिनों पहले तक देखा होगा, तिरंगा भी लोग लेकर निकले हैं। इसमें अगर आप कहेंगे कि ये, आपको ये देखना है कि वहां ये मसैकर क्यों होता है। ठीक है, क्या ये लास्ट मसैकर है या फर्स्ट मसैकर? आप लोग वहाँ लोग सभी शुरू से लोग इससे दुखी हैं। आप आम किसी कश्मीरी से अगर आपने बात की होगी, जब आपने भी कवर किया है, तो वो लोग क्या कहता आया है, जी मैं मिलिटेंसी से बड़ा दुखी हूँ, हम तो बंदूक चाहते ही नहीं है, हम तो शांति चाहते हैं।
ये आम कश्मीरी लेकिन बोलता है। बंदूक वालों को लोकल शरण तो देते हैं ना कुछ लोग वहीं के। लोकल सपोर्ट जो है। लोकल स्पोर्ट तो है ना। लोकल स्पोर्ट की आप बात देखें, लोकल स्पोर्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आप वो कहेंगे कि अभी जम्मू में मिलिटेंसी है, कई जगहों पे है, तो क्या वहाँ जम्मू में लोकल स्पोर्ट नहीं है? अरे तो पंजाब वही में तो हम कह मिलिटेंसी रहे है, हैं वहाँ ना। लोकल स्पोर्ट नहीं है। आप चलिए, उस तरह से आप देखो, आप पूरे कश्मीर को उस तरह से नहीं ले कि भई यहाँ जी लोकल स्पोर्ट तो हर जगह है। लेकिन आपके हाँ, इस नाम बार ये है पे कि लोग सड़कों पर उतरे और अपना आक्रोश लाए। दिनेश सर, मेरा आखिरी सवाल जो मैंने पहले आपसे कर रहा था, और दूसरी अमेरिका के बात, एक पास जाने। मिनट, अभी मैं बात खत्म नहीं की है। हाँ हाँ। कभी भी कश्मीर, अगर आप कश्मीर में जाएँगे, कश्मीर में जो नारा लगता रहा है आज़ादी का या प्रो पाक नारा लगता रहा है। अगर आप उन नारा देने वालों से भी कभी आपने बात की हो, ढंग से बैठ के आराम से बात करेंगे, तो कोई भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। चलिए, वो तो वही जाने। लेकिन एक्शन से जो पता चलता है वो दिख जाता है। दिनेश सर, अमेरिका के पास जाने का जो मेरा आपसे सवाल था, ये क्या बता रहा है कि पाकिस्तान वाकई डरा हुआ है? क्योंकि आप देखिए, पीओजेके में कई हज़ारों की संख्या में मदरसे तक उन्होंने बंद कर दिए कि यहाँ से कट्टरपंथी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये वो फैक्ट्री है आतंकियों की, उन्होंने वो बंद कर दिया। और देखिए अमेरिका दिनेश जी, जी, एक एक चीज मैं और जोड़ूंगा, एक चीज हाँ मैं वो भी जानना हाँ चाहूंगा सर, आपसे। करिए करिए। एक तो ये कि पीओजेके हम्म, जो जो हम हमारा हिस्सा है, 1994 का जो रेजोल्यूशन है, क्या पाकिस्तान जो है वो इसलिए भी थोड़ा आराम से बैठ जाता है कि भाई होगा हमला लेकिन वो पीओजेके पर होगा, हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं होगा? ये इसको मुझे लगता है थोड़ा सा समझने की जी जरूरत है। सर, समझाइए थोड़ा। देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में जो राज कर रहे हैं वो सिर्फ पंजाबी राज कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो पाकिस्तान, एक तो टेक्निकल बात है कि अगर आईबी पे को फायर खोलते हैं तो एक वार हो जाती है। तो एलओसी भी नवीन जी भी जानते हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं कि एलओसी अभी मतलब एक परमानेंट बॉर्डर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान एलओसी पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। एलओसी में ये होता है कि अगर पाकिस्तान एलओसी पे फोकस करता है तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी लोगों की डेथ भी होती है तो वो पीओजे के लोग होंगे, पंजाबी पाकिस्तान का पंजाबी नहीं होगा। वही। अगर वो आईबी खोलेगा, अगर वो आईबी खोलेगा, आईबी पे जो मरेगा उस तरफ बॉर्डर के उस पार जो विक्टिम होगा वो पाकिस्तान का पंजाबी होगा। इसलिए पाकिस्तान ये फोकस कर रहा है कि लड़ाई हो भी जाए तो एलओसी पे हो। जो भी अगर पीओजेके के लोग मरे वो कौन से हमारे हैं? पाकिस्तान में हाँ, तो वही जो वही चीज है। हाँ, राज तो सिर्फ पंजाबी कर रहा है ना, उनके तो लिए कल सिंध को की, कल उनको को सिंध की भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा चलाए, भाई देखिए आप तो कहते हैं हम हिंदुस्तान के जाना जाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान तो आप ही के ऊपर हमले कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने एलओसी पे बिल्कुल अवॉइड किया, आईबी पे बिल्कुल अवॉइड किया। आईबी को पाकिस्तान टच ही नहीं कर रहा, सिर्फ एलओसी पे वो शरारतें कर रहा है कि उनको लगता है कि अगर नुकसान भी होगा इस बिल्कुल पार तो पीओजेके के लोगों को होगा, हमारे पंजाबियों का थोड़ी नुकसान होगा। बिल्कुल। ठीक दूसरी ठीक। बात, जैसे ललित जी ने कहा कि वो जा रहे हैं अमेरिका के पास। अमेरिका के पास नेचुरली पाकिस्तान जाएगा। आपको पता है 1999 में जब कारगिल में भी पाकिस्तान ने उस समय अमेरिका की शरण ली थी, उसके बाद अमेरिका की इंटरवेंशन के बाद ही पाकिस्तान की सेनाएं वापस हुई थी। अमेरिका इस समय वर्ल्ड पुलिसमैन का जो रोल प्ले करता है, हर बार करता है। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि अब 1999 वाला हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है। 2001 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 2025 वाला भारत है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और असर्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अमेरिका की शर्तों पे अपनी बात नहीं मानेंगे। कल ही आपने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट देखी होगी, उन्होंने कहा कि जो ट्रेड की शर्तें हैं, नरेंद्र मोदी ने इतना टफ स्टैंड लिया कि उसमें बड़ा डिफिकल्ट है हमारे साथ ट्रेड रिलेशन अमेरिका के साथ बनाना। अब भारत वैसा नहीं है, भारत अपनी शर्तों में बात करेगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो क्या इससे ये कहा जाए कि तूफान आने से पहले समुद्र की खामोशी है? अब ये नहीं कह सकते कि वार लास्ट ऑप्शन है। शायद भारत जो डिप्लोमेटिक स्टेप भारत ने लिए हैं, इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले। कुछ लोगों के इंटरवेंशन के बाद अगर पाकिस्तान कुछ पॉजिटिव दिखाता है, अभी तक तो पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वो तो थोड़ी पॉजिटिव दिखा रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रही है, कोऑपरेटिव। लेकिन आर्मी पाकिस्तान की अभी भी अडामेंट है, क्योंकि आर्मी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे नवीन जी भी जानते हैं, सुरेंद्र जी भी जानते हैं, आर्मी वहाँ पे सिर्फ आर्मी नहीं है, वहाँ पे आर्मी के अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। आर्मी पूरी एक बहुत बड़ी